आज से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस। बाउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन जब किसी पोटेंशियल की वजह से एक रीजन ऑफ स्पेस में लोकलाइज हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने बाउंड स्टेट फॉर्म कर दी है। लेकिन उसके बरक्स अगर इलेक्ट्रॉन जो-सा है वो फ्रीली मूव कर रहा हो स्पेस में, तो उसको हम अनबाउंड स्टेट कहते हैं, इसको हम स्कैटरिंग स्टेट भी कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट क्या होती हैं कि ऐसी स्टेट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो टाइम के साथ ना बदल रही हो, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो। अ, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी हमारी साई स्टार साई होती थी कि पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बताती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी नहीं चेंज हो रही तो इसका मतलब है कोई पार्टिकल्स ना किसी रीजन में आ रहे हैं ना जा रहे हैं, या अगर आ जा रहे हैं तो उनका जितने आउट जा रहे हैं उतनी ही इनकमिंग है। तो वो टोटल फ्लक्स जो है ना, प्रोपेगेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू स्पेस जो है ना वो देयर इज नो प्रोपेगेशन ऑफ फ्लक्स। तो हम यहाँ पे ये सपोज करेंगे कि कोई पार्टिकल बाहर आ जा नहीं रहे, तो यानी प्रोबेबिलिटी भी पार्टिकल्स की चेंज नहीं हो रही। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो कि ये है हमारी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पे वेव फंक्शन एक्ट करता है, तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू आती है और वेव फंक्शन दोबारा आ जाता है। हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हम लगा देते हैं इसमें। साई जो सा है वो हमारा इसमें टाइम पार्ट को हम अलहदा कर लेते हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होता है, और ये हमारा स्पेस डिपेंडेंट पार्ट है। और जो हमारी एनर्जी की आइगन वैल्यू है वो E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा के इक्वल होती है। ये जो वेव फंक्शन हम डिटरमिन करते हैं ये हम बाउंड्री कंडीशंस लगा के डिटरमिन करते हैं। अब बाउंड्री पे क्या हो सकता है? बाउंड्री पे हमारे जो है ना वेव फंक्शन मिसबिहेव कर सकते हैं। इन जनरल मैथमेटिक्स में ऐसा होता है। बाउंड्री भी मिसबिहेव कैसे कर सकते हैं कि एक हमारा वेव फंक्शन कंटिन्यूस ना हो। कंटिन्यूस ना होने का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस पे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको अगर मैं लेफ्ट और राइट से अप्रोच करूं तो कोरस्पॉन्डिंग वाई वेरिएबल की वैल्यू को क्या होगा, ये देखें। अगर मैं राइट साइड से आ रही हूँ तो मेरे वाई की वैल्यू ये यहाँ पे आके फिक्स हो जाती है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड से आती हूँ तो मेरे जो y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू वो इधर आके रुक जाती है। तो ये इन दोनों y की वैल्यूज़ पे काफ़ी बड़ा गैप है। जब हम हालाँकि x में एक ही वैल्यू पे पहुँच गए लेकिन y की सेम वैल्यू पे नहीं पहुँचे, तो इसको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जब किसी वेव फंक्शन में इस तरह डिसकंटिन्यूटी आती है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसमें एक इनफाइनाइट कंट्रीब्यूशन आ जाती है। इनफाइनाइट एनर्जी का मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो अनफिजिकल है। तो इसलिए हम अनफिजिकल सिस्टम या सॉल्यूशन नहीं चाहते, इसलिए हम ऐसे वेव फंक्शन नहीं चाहते जिसमें डिसकंटिन्यूटी आती हो। और दूसरा हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे वेव फंक्शन का डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस है। जब डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होता है तो वेव फंक्शन में ये इस तरह का किंक आ जाता है। जब वेव फंक्शन में किंक आता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी में कोई फाइनाइट कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन तो फाइनाइट है लेकिन ये आर्बिट्रेरी है। अगर ज़्यादा किंक्स होंगे तो ज़्यादा फाइनाइट कंट्रीब्यूशन हो जाएंगी, कम किंग्स होंगे तो कम फाइनाइट कंट्रीब्यूशन होगी। तो यानी आर्बिट्रेरी कंट्रीब्यूशन है। तो काइनेटिक एनर्जी की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम अपनी एनर्जी को फिक्स्ड रखना चाह रहे हैं सिस्टम। तो इसलिए हम जो है वो चाहते हैं कि हमारा उसका वेव फंक्शन का डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस। यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी को कंसीडर करेंगे। आपको पता है कि अगर किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन सम रीजन अगर यूनिटी हो तो हम उसको कहते हैं कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है। मैथमेटिकली इसको हम कहते हैं कि वेव फंक्शन की अपने साथ इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल है। ये है हमारा साई वेव फंक्शन है। इसको जब अपने साथ ज़रा दें तो आंसर 1 आना चाहिए। यहाँ पे m और n
डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर m और n सेम है तो ये हमारा आंसर 1 आएगा, जो कि ये इस रिलेशन को ज़ाहिर करेगा, नॉर्मलाइजेशन को ज़ाहिर करेगा। उसकी निस्बत ऑर्थोगोनैलिटी क्या बताती है कि जब दो डिफरेंट वेव फंक्शन को आपस में ये इनकी इनर प्रोडक्ट लें, ये इनर प्रोडक्ट ये है कि एक का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें और दूसरे को वैसे ही ले लें और फिर इसको इंटीग्रेट कर लें ओवर द वॉल्यूम, तो उसका आंसर अगर 0 आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि वेव फंक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और ये ऐसे वेव फंक्शन जो कि ऑर्थोगोनल भी हों और नॉर्मलाइज़ भी हों, तो उनको हम कहते हैं कि वो ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन है और उनका सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं। अब ये जो कोई सा भी आप वेव फंक्शन साई, फाई या आर इस तरह के वेव फंक्शन ले लें, उनको हम ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शंस के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये वाला है। इसको मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं कंप्लीटनेस रिलेशन बता रही थी कि कोई सा भी वेव फंक्शन फाई जो है ना, वो हम लिख सकते हैं एज़ अ सम ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। ये साई 1, साई 2, साई 3 सो ऑन हमारे ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन है। इसको मैं ऐसे करती हूँ, इसको समेशन नोटेशन में हम यूँ लिख सकते हैं ए आई साई आई आई इज इक्वल टू 1 टिल एन। तो ये हमारा कंप्लीटनेस रिलेशन है। यहाँ पे फाई की जगह पे कोई सा भी दूसरा वेव फंक्शन हम ले सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीटनेस रिलेशन है। सॉरी मेरी स्क्रीन। वेव फंक्शन जो हमारा है, इसके यूनिट्स भी होते हैं, ये आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से कि ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारी है, इसमें x के यूनिट लेंथ के होते हैं dx के, तो इसका मतलब इसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इसके यूनिट 1/l होंगे। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे तो आपका नंबर है, तो अगर ये साई स्क्वायर के यूनिट 1/l हैं तो साई के यूनिट 1/√l होंगे। 2 डायमेंशन में ये यूनिट 1/l हो जाएंगे और 3 डायमेंशन में हमारे ये यूनिट जो हैं वो 1/√3/2 हो जाएंगे। जो पहला वेव फंक्शन जो पहला पोटेंशियल हम स्टडी करेंगे वो हमारा एक सिमेट्रिक पोटेंशियल है। उस सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आपको पता है जो हमने लास्ट टाइम पिछले चैप्टर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किया था वो v इज इक्वल टू 0 केस के लिए किया था। वैसे इस सिस्टम में भी हमने अपने लिए थोड़ी सी आसानी पैदा की है। इसमें हमारे पास जो पोटेंशियल है वो एक पोटेंशियल वेल है, ये इस तरह का वेल है। इसमें हमारे पास L/2 और -L/2 पे वेल की बाउंड्री है और वेल के अंदर पोटेंशियल 0 और बाकी सब रीजन्स में वो इनफाइनाइट है। तो ये वाला वेल जोन सा ये अपने सेंट्रल, इसमें अगर सेंटर में मैं एक लाइन खींचूँ तो उसके अबाउट सिमेट्रिक है। इसमें इन्वर्जन सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री है। इन्वर्जन सिमेट्री किसको कहेंगे हम, कि मैं x को -x से रिप्लेस कर दूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो मेरे जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज जो सी ना वो सेम आ रही हैं। तो जब हमारा x की वैल्यूज या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करें तो हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि इस फंक्शन में भी ये कॉस की मैंने एग्जांपल दी थी। कॉस में आप x को पाई ले लें या x को -पाई ले लें, लेकिन कॉस ऑफ x की वैल्यू -1 ही रहती है। इसी तरह अगर आप कॉस को 2 पाई ले लें या कॉस को -2 पाई ले लें तो उसकी वैल्यू +1 रहती है। तो जब हमारा पोटेंशियल जोन सा है वो सिमेट्रिक होता है या उसमें जैसे हमारे पहले केस में इन्वर्जन सिमेट्री है, तो ये चीज़ हमारे वेव फंक्शन को इफ़ेक्ट करती है। हमारा वेव फंक्शन जोन सा है वो समटाइम्स सिमेट्रिक हो सकता है, समटाइम्स एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। सिमेट्रिक वेव फंक्शन यानी उसके साथ एक पॉजिटिव साइन आ जाता है, उसको हम इवन पैरिटी कहते हैं, और एंटी सिमेट्रिक जिसको कि हम ऑड पैरिटी कहते हैं कि एक माइनस साइन आ रहा है हमारे वेव फंक्शन के साथ। अगर वेव फंक्शंस की कोई डेफिनेट पैरिटी ना हो, यानी साई एक्स और साई -x जोन से हैं, वो इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है, तो उन दोनों को सम या
ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम इवन और ऑड पैरिटी के फंक्शंस बना सकते हैं। तो जब हमारे पोटेंशियल में इन्वर्जन सिमेट्री होती है, तो हमारे जो वेव फंक्शन होते हैं ना, उनमें कोई डेफिनिट पैरिटी होती है। ये अब हमारा फर्स्ट वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल है, और जिसका जो बाउंड्रीज हैं इनफाइनाइट बैरियर एनर्जी के हैं। अब क्योंकि हमारे बैरियर की ये जो बाउंड्रीज हैं ये इनफाइनाइट एनर्जी की हैं, तो इसका मतलब है कोई भी पार्टिकल जो है ना इनको क्रॉस नहीं कर सकता। पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकता, तो यानी उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन जो सा होगा ना इस रीजन में, ये 0 है। ये हमारी बाउंड्री एक -L/2 पे है, और एक बाउंड्री जो सी है वो +L/2 है। तो +L/2 के राइट साइड पे वेव फंक्शन 0 होगा, और -L/2 के लेफ्ट साइड पे वेव फंक्शन 0 है। और ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि इस वेव फंक्शन को बता रही है कि जब आपका x जो है -L/2 और L/2 के दरमियान है, जो कि इस रीजन है, तो उसमें आपका पोटेंशियल 0 है। और जब x जो है L/2 से स्मॉल है, जो कि ये रीजन है, या x जो है वो L/2 से बड़ा है, तो जो ये रीजन है वहाँ पे आपका पोटेंशियल इनफाइनाइट है। पोटेंशियल इनफाइनाइट है, इसलिए हमने अपना वेव फंक्शन वहाँ पे 0 ले लिया। अब हमारे पास L/2 सॉरी लेफ्ट बाउंड्री जो कि -L/2 है, वहाँ पे हमारा साई कंटिन्यूस होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस आ गई हमारे पास। और राइट साइड यानी कि +L/2 पे भी हमारा जो है वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये कंडीशन नंबर 3 और 4 हो गई हैं। आपको पता है कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के वो वेव टाइप ही होते हैं, तो इसलिए हमने ये अपने वेव फंक्शन को पहले से ही वेव का सम सपोज कर लिया है। एक ये जो सी लेफ्ट साइड पे ट्रैवलिंग वेव है और ये राइट साइड पे ट्रैवलिंग वेव है, इनके कोफिशिएंट ए और बी हैं। तो हमने जब वेव फंक्शन फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हमने कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, क्योंकि ये वेव तो ऑलरेडी से है। जब हम लेफ्ट साइड पे बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, यानी ये सॉरी लेफ्ट बाउंड्री पे हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करें, तो इस तरफ हमारा वेव फंक्शन 0 है, लेकिन राइट साइड पे वो हम ये वाला वेव फंक्शन यूज करेंगे। इसमें हम x की जगह पे -L/2 की वैल्यू लगाएंगे। तो ये हमारा लेफ्ट साइड को जाहिर करने के लिए बाउंड्री का लेफ्ट साइड को मैंने माइनस से जाहिर किया, बाउंड्री का राइट साइड मैंने प्लस से जाहिर किया है। और ये मैंने ये यहाँ से भी जाहिर किया कि x में से -L/2 में से कोई बहुत छोटी अमाउंट डेल्टा माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे -L/2 में कोई छोटी अमाउंट प्लस डेल्टा उसमें डाली है। जब हम बाउंड्री पे आते हैं, तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला वेव फंक्शन जो है सेम होना चाहिए, तो इधर से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह राइट साइड वाली जो हमारी बाउंड्री है, जो कि x इज इक्वल टू +L/2 पे है, वहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड पे फंक्शन जो सा है, ये जो है इस रीजन के अंदर वो ये होना चाहिए, ये वाला वेव फंक्शन। लेकिन राइट साइड पे हमारा वेव फंक्शन 0 होना चाहिए, और बाउंड्री के ऊपर दोनों इक्वल होने चाहिए। तो दोनों को इक्वेट करें तो ये हमारी वैल्यूज आ जाती हैं। अब लेफ्ट साइड की हमारी बाउंड्री और राइट साइड की बाउंड्रीज दोनों से जो कंडीशन आई हैं वो ये हैं। इन दोनों कंडीशंस को जब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ये ए बी मैट्रिक्स है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन ए बी को अगर हम 0 रख दें, तो इसका मतलब है कि हमारा वेव फंक्शन तो 0 हो जाएगा, जो कि ट्रिवियल सोल्यूशन है। हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लेते हैं, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स को हम 0 रखेंगे। इस मैट्रिक्स को 0 रखा, तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट जो सा है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। जब डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है, तो डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब है कि ये जो इसको प्रोडक्ट हम लेंगे, ये हमारी e⁻⁴ और e⁻⁻⁴ की फॉर्म होगी, वो 0 के इक्वल है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये तो साइन kl के इक्वल होती है, साइन का फंक्शन होता है, क्योंकि साइन x जो सा e⁻⁴ सॉरी k नहीं, e⁻⁴ - e⁻⁻⁴
डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होता है। तो यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जब साइन का फंक्शन अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना, जो कि यहाँ पे हमारे केस में KL है, वो पाई से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब इसमें भी हमारे पास 0 वैल्यू आ सकती है, 1, 2, 3 आ सकती है, लेकिन अगर हम n को 0 पुट कर देंगे तो इसका मतलब है अ, हमारा k 0 हो जाएगा और ये हमारा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम नहीं लेंगे, तो हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लेंगे, 1, 2, 3 सो ऑन से वैल्यू लेना शुरू करेंगे। जब अब क्योंकि n की बहुत ज़्यादा वैल्यू, तो इसलिए हमने k को भी ना जो है एक लेबल दे दिया है n वाला, कि ये डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो KL जो है n पाई की इक्वल है, और इधर से हमारे पास k की ये वाली वैल्यू आती है। इधर से हम जो है ना वो लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारी वेव लेंथ है। और क्योंकि v इज इक्वल टू 0 केस था, तो v इज इक्वल टू 0 केस जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो तो इनसाइड द वेल जो है ना इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल 0 है, तो इसलिए उसकी एनर्जी वही होगी जो कि हमने फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में हासिल की थी, जो कि E इज इक्वल टू ये h कट k ओवर 2m, h कट स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m होती है, p स्क्वायर ओवर 2m थी अगर आपको याद हो। तो ये हमारे पास n स्क्वायर टाइम्स दिस वैल्यू आती है E1। इस E1 को हमने 0 पॉइंट एनर्जी कहा है, और ये बाउंड स्टेट की एनर्जी है और इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। तो राइट साइड पे ये जो टेबल नज़र आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं कि n की डिफरेंट वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 के लिए आपके लैम्डा की क्या वैल्यू है, यानी वेवलेंथ को क्या होता है, आपके वेव नंबर को क्या होता है और एनर्जी को क्या होता है। आप देख सकते हैं कि आपकी वेवलेंथ जो सी है वो छोटी होती जा रही है, यानी जैसे जैसे हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, लेकिन उसकी निस्बत उसका वेव नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो एनर्जी है वो भी बढ़ती जा रही है। अगर पहले ही n इज इक्वल टू 1 लेवल में एनर्जी h कट ओमेगा 1 है, उसको E1 कह दो, तो लेवल 2 में वो n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय E1 होगी। तो यहाँ पे 4 E1 हो जाएगी लेवल 2 के लिए, 9 E1 लेवल 3 के लिए और 16 E1 लेवल 4 के लिए। अगर हम हर लेवल के ओमेगा डिफरेंट कंसीडर करें, h कट ओमेगा 4 फोर्थ के लिए, h कट ओमेगा, सॉरी ये इधर एच कट आने थे, सॉरी मैंने एच कट नहीं डाले। ओमेगा 3 जो है वो लेवल 3 के लिए, एच कट ओमेगा 2 के लिए, तो हम हर एक की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा वेव फंक्शन ये वाला है जो मैंने शुरू में लिखा था। इसमें हमने अभी ए बी की वैल्यू फाइंड नहीं की, हमने के के ऊपर जो थी ना कंडीशंस वो डिटरमिन की हैं। हमारे पास के की जो वैल्यू आई है वो ये n टाइम्स पाई बाय एल है, तो ये यानी हमारा जो पोटेंशियल वेल है उसकी लेंथ पे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली रिलेटेड है उससे, और वेव लेंथ जो सी है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हमने ए या बी फाइंड करना हो, जो कि हम अपना हमें कोई और कंडीशन चाहिए, और वो हमारी कंडीशन जो सी है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, जो कि आपको पता है साई स्टार साई इंटीग्रेटेड ओवर ऑल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 1। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोगों ने करना है कि आप ये वाला वेव फंक्शन ले लें, ये साई इज इक्वल टू ए साइन n पाई x ओवर l, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी यही होगा। तो इसको इंटीग्रेट करें -l/2 से +l/2 तक, और इसको 1 पुट करें तो आपके पास a की ये वैल्यू आनी चाहिए, 2 ओवर l स्क्वायर रूट में आएगा। ये जब सारी चीज़ें डिटरमिन हो जाती हैं तो आप देखें लेवल 1 की एनर्जी E1 है, लेवल 2 की 4 टाइम्स E1 है, लेवल 3 की 9 टाइम्स E1, लेवल 4 की 16 E1, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ आपकी छोटी होती जा रही है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे वेव फंक्शंस को क्या हो रहा है। अब देखिए साई 1 का फंक्शन कॉस है, साई 2 वेव फंक्शन साइन आता है, साई 3 कॉस, साई 4 जो सा फिर से साइन है, तो साइन कॉस अल्टरनेटिवली आ रहे हैं। आपको पता है कॉस फंक्शन जो सा उसकी इवन पैरिटी होती है, और कॉस सॉरी कॉस की इवन पैरिटी होती है और साइन की ऑड पैरिटी होती है, तो अल्टरनेटिवली इवन और ऑड पैरिटीज आ रही हैं। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है वो
बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 1 टाइम्स पाई एक्स ओवर एल था, यहाँ पे 2 टाइम्स पाई एक्स ओवर एल है, यहाँ पे 3 टाइम्स पाई एक्स ओवर एल है, यहाँ पे 4 टाइम्स पाई एक्स ओवर एल है। तो ये इसी वजह से, क्योंकि आपकी वेवलेंथ छोटी होती जा रही है। यहाँ पे आपके एनर्जी लेवल हैं, लेवल 1 और 4 के दरमियान, सॉरी, लेवल 1 और 2 के दरमियान 3 यूनिट्स का फ़र्क है एनर्जी डोमेन में। तो लेवल 1 और लेवल 3 के दरमियान जो है 8 यूनिट्स का है। अगर नेक्स्ट लेवल भी मैं डाल देती तो 15 यूनिट्स का फ़र्क होना था। ये राइट साइड पे जो है ना आपके ये वेव फंक्शंस जो हैं ना वो शो कर रहे हैं। ये -L/2 से +L/2 की रेंज में ही है। आउटसाइड कोई भी नहीं है, आउटसाइड सब 0 है। तो साई 1 जो-सा है ना वो आपका ये वाला है, जिसकी के एक हाफ ऑफ द वेव आ रही है। अम, तो ये यानी 2L में आपके पास लैम्ब्डा 1 आ जाएगा, तो अगर L है तो लैम्ब्डा/2 आ जाएगा। और दूसरी वेव जौन-सी हमारी है वो इस तरह की होगी, E2, और तीसरी जौन-सी है वेव फंक्शन वो इस तरह का होगा। तो यहाँ पे ये सारे के सारे उन्होंने सेम ही जगह पे ड्रॉ कर दिए हैं, लेकिन अगर आप राइट साइड वाला देखें तो वो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है। ये हमारा साई 3 है। तो इसकी थोड़ी-सी और डिस्कशन जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी, तो अभी तक के लिए यही।